नमस्कार दोस्तों, मैं जसवंत माचरा आप सभी का डेफोडिल कोचिंग की इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम राजस्थान इतिहास के हमारा जो टॉपिक था राजस्थान का एकीकरण, उस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। हमने जो प्रथम जो हमारा वीडियो था उसमें एकीकरण के स्वरूप के बारे में और प्रथम चरण के बारे में बात की थी। आज हम एकीकरण के दूसरे चरण, तीसरे चरण और चौथे चरण के बारे में बात करेंगे और अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें आपका जो एकीकरण टॉपिक है वो पूर्ण हो जाएगा। आपका ये जो टॉपिक है लगभग सभी एग्जाम में लगता है, आपके लिए ये टॉपिक है बहुत ही फायदेमंद रहेगा। आप इस संपूर्ण टॉपिक के अच्छे से नोट्स बनाएं। तो चलिए दोस्तों, हम राजस्थान के एकीकरण टॉपिक पर चर्चा करते हैं। हमने राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण पढ़ रखा है, अब है हमारा दूसरा चरण। दूसरा जो हमारा चरण था, इस चरण का जो नाम है वो राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान संघ, ये इसके दो नाम मिलते हैं, राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान संघ। हमारी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें हैं उनमें इसका नाम पूर्व राजस्थान संघ मिलता है। हमारा जो दूसरा चरण था इसका गठन कब हुआ? तो दूसरे चरण का जो गठन है वो 25 मार्च 1948 को हुआ। 25 मार्च 1948 को दूसरे चरण का गठन हुआ। हमारे इस चरण में विलय किसका किया गया? तो हमारे इस चरण का जो विलय है, एक तो आपके हाड़ौती क्षेत्र से कोटा, बूंदी और झालावाड़ का, इसके अलावा आपके बांगड़ क्षेत्र से डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का, इसके अलावा टोंक, शाहपुरा और किशनगढ़, ये आपकी जो 9 रियासतें थी। 3 हाड़ौती क्षेत्र से संबंधित कोटा, बूंदी, झालावाड़, 3 बांगड़ प्रदेश से संबंधित डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, और टोंक, शाहपुरा और किशनगढ़। टोंक हमारी एकमात्र मुस्लिम रियासत थी और शाहपुरा सबसे छोटी रियासत थी। तो दूसरे चरण का नाम राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान संघ रखा गया। 25 मार्च 1948 को इसका गठन हुआ और कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक, शाहपुरा और किशनगढ़, इन 9 रियासतों का विलय हुआ। इसके अलावा जो 2 हमारे ठिकाने थे, यानी एक ठिकाना पहले मिल गया नीमराना, अब यहां पर 2 ठिकाने जो रहे आपके कुशलगढ़ और इसके अलावा एक ठिकाना और था आपका लावा। ये जो लावा है इससे संबंधित 2 प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। लावा का एकीकरण के किस चरण में विलय हुआ? तो दूसरे चरण में इसका विलय हुआ। और अगर पूछे लावा का जयपुर रियासत में एकीकरण के किस चरण में विलय हुआ? तो वो आपके चौथे चरण में विलय हुआ। आपका ये जो दूसरा चरण संपन्न हुआ उससे पहले उदयपुर के महाराणा भोपाल सिंह, प्रारंभ में वो इस संघ में मिलना नहीं चाहते थे, परंतु बाद में भोपाल सिंह ने इस संघ में मिलने के लिए तैयार हो गए। परंतु इस संघ की जो रूपरेखा थी वो लगभग तय हो चुकी थी, इसी कारण उन्हें इस संघ में नहीं मिलाया गया। अब आपका जो ये दूसरा चरण था इसका उद्घाटन किसने किया? तो आपके दूसरे चरण का उद्घाटन एन.वी. गोडगिल, जिसने प्रथम चरण का उद्घाटन किया, नरहरि विष्णु गोडगिल, उसी ने आपके इस दूसरे चरण का उद्घाटन किया।
इसके अलावा हम बात करें इस चरण में राजधानी किसे बनाया गया, तो इस चरण में जो राजधानी है आपकी कोटा को बनाया गया। राजधानी किसे बनाया गया, कोटा को बनाया गया। इस चरण में जो राज प्रमुख है वो किसे बनाया गया, तो राज प्रमुख यहां पर महाराव भीमसिंह, महाराव भीमसिंह जो कोटा का शासक था। और एकीकरण की शुरुआत की जो हमारा वीडियो था उसमें हमने पढ़ा कि महाराव भीमसिंह ने हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया, परंतु बूंदी के शासक के विरोध के कारण इसका हाड़ौती संघ सफल नहीं हुआ। यहां पर उपराज प्रमुख महाराव बहादुर सिंह जो बूंदी का शासक था, इसे उपराज प्रमुख बनाया गया। इसके अलावा यहां पर कनिष्ठ उपराज प्रमुख भी बनाया गया। कनिष्ठ उपराज प्रमुख, और वो थे आपके महारावल लक्ष्मण सिंह। महाराव लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर के शासक को इसमें कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया। तो इस चरण का उद्घाटन है वो नरहरि विष्णु गौडगिल ने किया गया, नरहरि विष्णु गौडगिल के द्वारा किया गया। राजधानी कोटा को बनाया। राज प्रमुख महाराव भीम सिंह कोटा के बने। उपराज प्रमुख महाराव बहादुर सिंह जो बूंदी से थे, और कनिष्ठ उपराज प्रमुख महाराव लक्ष्मण सिंह जो डूंगरपुर से थे, कनिष्ठ उपराज प्रमुख बने। यहां पर प्रधानमंत्री का पद भी गठित किया, और प्रधानमंत्री बने आपके गोकुल लाल आसावा। गोकुल लाल आसावा शाहपुरा रियासत से संबंधित थे, इनको यहां पर प्रधानमंत्री बनाया गया। परंतु गोकुल लाल आसावा ने अपने मंत्रिमंडल का गठन नहीं किया, क्योंकि आपको बताया कि उदयपुर भी इस चरण में मिलना चाहता था, परंतु इस चरण की रूपरेखा तय हो गई थी, इसी कारण उदयपुर को मिलाया नहीं। और गोकुल लाल आसावा का जो प्रधानमंत्री था उसका मंत्रिमंडल गठन इसलिए नहीं किया गया कि उदयपुर रियासत का भी आगे विलय करना था। और फिर हम आगे पढ़ेंगे एकीकरण के तीसरे चरण में मंत्रिमंडल के बारे में। तो दूसरा चरण हमारा राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान संघ इसका नाम था। 25 मार्च 1948 को इसका गठन हुआ। कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक, शाहपुरा, किशनगढ़ 9 रियासतें, कुशलगढ़ व लावा ठिकाना। लावा का एकीकरण के दूसरे चरण में विलय हुआ, और जयपुर रियासत में एकीकरण के चौथे चरण में विलय हुआ। उद्घाटन नरहरि विष्णु गौडगिल के द्वारा। राजधानी कोटा को बनाया। राज प्रमुख महाराव भीम सिंह, उपराज प्रमुख महाराव बहादुर सिंह, कनिष्ठ उपराज प्रमुख महारावल लक्ष्मण सिंह, और प्रधानमंत्री रहे आपके गोकुल लाल आसावा। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम बात करें हमारे एकीकरण के तीसरे चरण की। तीसरा चरण, एकीकरण का जो तीसरा चरण था इसका नाम रखा गया संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान संघ। आपका जो तीसरा चरण था, इस चरण का गठन यानी हमारे दूसरे चरण के लगभग 20-25 दिन बाद आपके तीसरे चरण का गठन हो जाता है। 18 अप्रैल 1948 18 अप्रैल 1948 को इस चरण का गठन होता है। इस चरण में विलय
तो विलय किया गया आपका जो राजस्थान संघ था, उस राजस्थान संघ में उदयपुर जो रियासत थी, इस उदयपुर रियासत को मिलाया गया। आपके इस चरण का जो उद्घाटन है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया। तो तीसरे चरण का नाम संयुक्त राजस्थान संघ, गठन 18 अप्रैल 1948 को, विलय राजस्थान संघ में उदयपुर रियासत का, और उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। यहां पर जो राजधानी है वो उदयपुर को बनाया गया, राजधानी उदयपुर। इसके अलावा यहां पर जो राज प्रमुख है वो उदयपुर के शासक महाराणा भोपाल सिंह, महाराणा भोपाल सिंह, इसको यहां पर राज प्रमुख बनाया गया। अब हम आगे बात करें तो यहां पर राज प्रमुख महाराणा भोपाल सिंह बन गए। वरिष्ठ उपराज प्रमुख कौन बने? तो उपराज प्रमुख आपके कोटा के शासक महाराव भीम सिंह को बनाया गया। महाराव भीम सिंह कोटा के शासक ये आपके उपराज प्रमुख बन गए। कनिष्ठ उपराज प्रमुख दो बने आपके कनिष्ठ उपराज प्रमुख। एक था आपका बहादुर सिंह, बूंदी का शासक, और एक था आपका लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर का शासक। ये वही लक्ष्मण सिंह है जिसने बांगड़ संघ बनाने का प्रयास किया था और असफल हो गया था। और महाराणा भोपाल सिंह जिन्होंने राजस्थान यूनियन सबसे पहले 23 मई 1947 को बनाने का प्रयास किया, परंतु ये भी बड़ी रियासतें जोधपुर, जयपुर और बीकानेर के विरोध के कारण इनका संघ भी नहीं बन सका था। तो यहाँ पर उपराज प्रमुख महाराव भीम सिंह को बना दिया। जो महाराव भीम सिंह दूसरे चरण में राज प्रमुख थे वो अब उपराज प्रमुख हो गए, और जो बहादुर सिंह वहां पर उपराज प्रमुख था वो कनिष्ठ उपराज प्रमुख हो गया, और लक्ष्मण सिंह हमारा कनिष्ठ उपराज प्रमुख ही था। अब हम बात करें इस चरण में प्रधानमंत्री पद की, तो यहां पर जो प्रधानमंत्री है वो माणिक्यलाल वर्मा को, माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री बनाया गया। आपके माणिक्यलाल वर्मा ने अपने मंत्रिमंडल का गठन किया, और इनके मंत्रिमंडल में एक तो आपके गोकुललाल आसावा, गोकुललाल आसावा जो हमारे दूसरे चरण के प्रधानमंत्री थे, शाहपुरा से संबंधित थे, वो इनके मंत्रिमंडल में शामिल हुए। इसके अलावा अभिन हरी इनका संबंध कोटा से था, ये कोटा से मंत्रिमंडल में शामिल हुए। इसके अलावा वरज सुंदर शर्मा ये बूंदी से मंत्रिमंडल में शामिल हुए। इसके अलावा भोगीलाल पांड्या ये डूंगरपुर से मंत्रिमंडल में शामिल हुए, और इसके अलावा मोहनलाल सुखाड़िया, भूरेलाल बया और प्रेम नारायण माथुर
ये तीनों उदयपुर से इसके मंत्रिमंडल में शामिल हुए। तो माणिक्यलाल वर्मा है वो यहाँ पर प्रधानमंत्री बने और इनका जो मंत्रिमंडल था उस मंत्रिमंडल में गोकुललाल आसावा शाहपुरा से, अभिन हरि कोटा से, वरज सुंदर शर्मा बूंदी से, भोगीलाल पांड्या डूंगरपुर से और मोहनलाल सुखाड़िया, भूरेलाल बया और प्रेम नारायण माथुर, ये तीनों उदयपुर से मंत्रिमंडल में शामिल हुए। एक बार दोबारा देख लेते हैं दोस्तों। हमारा जो तीसरा चरण था उसका नाम संयुक्त राजस्थान संघ रखा गया। 18 अप्रैल 1948 को गठन किया गया। राजस्थान संघ में उदयपुर रियासत को मिलाया गया। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्घाटन किया गया। उदयपुर है वो आपकी राजधानी बनी। महाराणा भोपाल सिंह इसके राज प्रमुख बने। उपराज प्रमुख महाराव भीम सिंह, कनिष्ठ उपराज प्रमुख बहादुर सिंह व लक्ष्मण सिंह, प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा और उनके मंत्रिमंडल में गोकुललाल आसावा, अभिन हरि, वरज सुंदर शर्मा, भोगीलाल पांड्या, मोहनलाल सुखाड़िया, भूरेलाल बया और प्रेम नारायण माथुर, ये इसके मंत्रिमंडल में शामिल हुए। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम बात करें हमारे राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण के बारे में। चौथा चरण, हमारा जो राजस्थान का एकीकरण का चौथा चरण था, इस चरण में लगभग राजस्थान का क्या है एकीकरण संपन्न हो चुका था। जैसे आपकी 9 जो रियासतें थी उनका दूसरे चरण में, फिर उदयपुर जो बड़ी रियासत थी उसका तीसरे चरण में, और यहां पर हम पढ़ेंगे कि जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर इनका इस चौथे चरण में विलय हो गया। और इस चौथे चरण में विलय के बाद अब हम आगे के जो चरण है उसमें पढ़ेंगे सिरोही और अजमेर मेरवाड़ा, उनका विलय। इसके अलावा मत्स्य संघ को मिलाया गया आपके इस चौथे चरण के बाद में मत्स्य संघ का विलय किया गया। तो यहां पर हम चौथे चरण के बारे में बात करें तो चौथा चरण है, इसका जो नाम है वो रखा गया वृहद राजस्थान संघ। चौथे चरण का नाम क्या रखा गया? वृहद राजस्थान संघ। चौथे चरण का जो गठन है वो हुआ आपका 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949 को लगभग राजस्थान का एकीकरण हो गया और इसी कारण वर्तमान में हम इस 30 मार्च को राजस्थान के स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 30 मार्च 1949 को इस चरण की स्थापना हुई। इस चरण में विलय किसका हुआ? तो इस चरण में विलय आपका जो संयुक्त राजस्थान संघ था, उस संघ में, संयुक्त राजस्थान संघ में 4 जो रियासतें थी आपकी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, हमने पढ़ा कि बीकानेर का जो शासक था शार्दुल सिंह, उसने भारत के विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। तो ये जो 4 रियासतें थी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, इन चारों को संयुक्त राजस्थान संघ में मिला दिया और इसका नाम रख दिया वृहद राजस्थान संघ। अब आपका जो ये चरण था, चौथा चरण, इसमें जो राज प्रमुख का पद था उसको लेकर मेवाड़ के शासक और जयपुर के शासक के मध्य लंबी खींचतान चली और अंत में सरदार पटेल और वीपी मेनन ने इस समस्या का भी निवारण कर दिया
और आपका यहां पर जो राज प्रमुख है वो राज प्रमुख बनाया गया सवाई मानसिंह द्वितीय को। जो जयपुर का शासक था सवाई मानसिंह द्वितीय, उसे राज प्रमुख बनाया गया और सवाई मानसिंह द्वितीय आजीवन के लिए राज प्रमुख बने। और 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आ गया, उसके बाद में हमारे जो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बने सरदार गुरमुख निहाल सिंह, उनके राज्यपाल के पद के गठन के बाद में ये राज प्रमुख का जो पद है वो स्वतः ही समाप्त हो गया। तो ये आजीवन के लिए यहाँ पर क्या है, राज प्रमुख बना दिए गए। अब हम बात करें उपराज प्रमुख की, तो यहां पर 2 उपराज प्रमुख बनाए गए। 2 उपराज प्रमुख आपके कौन से थे? तो 2 उपराज प्रमुख, एक तो आपका महाराजा हनुमंत सिंह, जोधपुर का शासक महाराजा हनुमंत सिंह। इसके अलावा महाराव भीम सिंह, कोटा का शासक। ये आपके 2 क्या है, वरिष्ठ उपराज प्रमुख या उपराज प्रमुख बने। इसके अलावा यहां पर कनिष्ठ उपराज प्रमुख भी बनाए गए और वो भी आपके 2 कनिष्ठ उपराज प्रमुख बने। वो सेम ही आपके तीसरे चरण में थे, वही यहां पर उपराज प्रमुख बने कनिष्ठ। एक था आपका बहादुर सिंह, बूंदी का शासक, और दूसरा था आपका लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर का शासक। तो ये आपके राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वितीय आजीवन के लिए बन जाते हैं। उपराज प्रमुख महाराजा हनुमंत सिंह जोधपुर से, महाराव भीम सिंह कोटा से, कनिष्ठ उपराज प्रमुख बहादुर सिंह बूंदी से और महारावल लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर से। अब आपके इस चरण में राजधानी को लेकर भी खींचतान हुई और अंत में जो राजधानी है वो जयपुर को बनाया गया। जयपुर राजधानी बनी। जयपुर जो राजधानी बनी, इसके बारे में हमारे राजस्थान के बहुत से जो एग्जाम है उनमें एक क्वेश्चन पूछा जाता था कि जयपुर को जो राजधानी है किस समिति की सिफारिश पर बनाया गया। तो हमारा जो जयपुर जो राजधानी है पीवी सत्यनारायण राव समिति, पीवी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया। आपके चौथे चरण का जो उद्घाटन है, चौथे चरण का उद्घाटन वो किसके द्वारा किया गया? तो सरदार पटेल के द्वारा इस चरण का उद्घाटन किया गया। दोस्तों एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। चौथे चरण का नाम रखा गया वृहद राजस्थान संघ। गठन हुआ 30 मार्च 1949 को। विलय किया गया संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर का। राज प्रमुख बना दिया सवाई मानसिंह द्वितीय को आजीवन के लिए। उपराज प्रमुख बना दिया महाराजा हनुमंत सिंह और महाराव भीम सिंह को। कनिष्ठ उपराज प्रमुख बना दिया बहादुर सिंह और लक्ष्मण सिंह को। राजधानी जयपुर को बनाया। किस समिति की सिफारिश पर? तो पीवी सत्यनारायण राव समिति। और उद्घाटन किया किसने? सरदार पटेल ने। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे हम चौथे चरण के बारे में बात करें तो इस चरण में 2-3 नई बातें हुई। एक तो जो 30 मार्च है, इस 30 मार्च का जो दिन है इसे राजस्थान की स्थापना दिवस,
के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया कि 30 मार्च को प्रतिवर्ष राजस्थान के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसके अलावा इस चरण में महाराज प्रमुख का एक नया पद गठित किया गया और हमारे राजस्थान के एकमात्र वह प्रथम जो महाराज प्रमुख थे महाराणा भोपाल सिंह बने। तो आपके महाराणा भोपाल सिंह को यही पद देकर और समझाया था कि आपके लिए एक बड़ा पद हम बनाएंगे, राज प्रमुख का जो पद है आप सवाई मानसिंह द्वितीय को सौंप दें। तो महाराज प्रमुख का पद बनाया गया महाराणा भोपाल सिंह हमारे राजस्थान के प्रथम व एकमात्र महाराज प्रमुख रहे हैं। इसके अलावा इस चरण में क्या हुआ, तो बड़े नगरों का महत्व रखने के लिए, जैसे आपकी जो राजधानी है वो तो जयपुर को बना दिया, अब ये जो अन्य जो बड़े नगर थे उनके महत्व के लिए या उनका महत्व रखने के लिए अलग अलग विभागों का आवंटन किया गया। तो इन बड़े नगरों का महत्व भी रखा गया और इसमें हम बात करें तो उदयपुर था, इस उदयपुर को खनिज विभाग, इसके अलावा जोधपुर में हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, इसके अलावा बीकानेर में शिक्षा विभाग और इसके अलावा भरतपुर में कृषि विभाग। तो आपके इन बड़े नगरों का महत्व रखने के लिए अलग अलग विभागों का आवंटन किया गया। उदयपुर के पास खनिज विभाग रखा गया, जोधपुर में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, बीकानेर में शिक्षा विभाग और भरतपुर को कृषि विभाग सौंपा गया। और वर्तमान में भी इसी प्रकार से ये व्यवस्था चल रही है। खनिज विभाग उदयपुर के पास है, उच्च न्यायालय हमारा जोधपुर में है, शिक्षा विभाग यानी जो आपकी पूर्व प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा है उनके जो केंद्र है वो हमारा बीकानेर में है, भरतपुर है, यहाँ पर कृषि विभाग है, वर्तमान में भी इसी प्रकार है। इसके अलावा हम बात करें तो इस चरण में क्या हुआ, एक नया पद और सीएम मुख्यमंत्री का जो पद है वो गठित किया गया। हमने 3 चरणों में पढ़ा, प्रधानमंत्री का पद था, प्रथम में शोभाराम कुमावत, दूसरे में गोकुल लाल असावा और तीसरे में माणिक्यलाल वर्मा। यहां पर एक नया पद गठित कर दिया मुख्यमंत्री का, और हमारे मुख्यमंत्री इस चरण में बने वो थे हीरालाल शास्त्री। हीरालाल जो शास्त्री है वो हमारे राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री, राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। इस हीरालाल शास्त्री ने 7 अप्रैल 1949 को अपने मंत्रिमंडल का गठन किया। हीरालाल शास्त्री ने 7 अप्रैल 1949 को अपने मंत्रिमंडल का गठन किया। इनके मंत्रिमंडल में सिद्धराज ढड्डा, ये जयपुर से थे, इसके अलावा रघुवर दयाल गोयल, ये बीकानेर से थे, इसके अलावा वेदपाल त्यागी, ये कोटा से थे, इसके अलावा भूरेलाल बया और प्रेम नारायण माथुर, ये उदयपुर से थे। हमने तीसरे चरण में पढ़ा, इनके साथ मोहनलाल सुखाड़िया और थे। परंतु इस चरण में
जो मंत्रिमंडल में शामिल हुए वो भूरेलाल बया और प्रेम नारायण माथुर हुए, मोहनलाल सुखाड़िया इसमें शामिल नहीं हुए। इसके अलावा जोधपुर से राव राजा हनुमंत सिंह, नरसिंह कच्छावा और फूलचंद बाफना, यह आपका हीरालाल शास्त्री का मंत्रिमंडल था। तो हीरालाल शास्त्री ने 7 अप्रैल 1949 को मंत्रिमंडल गठित किया। सिद्धराज ढड्डा, रघुवर दयाल गोयल, वेदपाल त्यागी, भूरेलाल बया, प्रेम नारायण माथुर, राव राजा हनुमंत सिंह, नरसिंह कच्छावा और फूलचंद बाफना इनके मंत्रिमंडल में शामिल हुए। तो सिद्धराज जो ढड्डा थे वो आपके जयपुर से संबंधित थे, रघुवर दयाल गोयल थे ये बीकानेर से संबंधित थे, वेदपाल त्यागी कोटा से संबंधित थे, ये दोनों भूरेलाल बया और प्रेम नारायण माथुर उदयपुर से थे, और ये जो आपके तीनों हैं ये जोधपुर से मंत्रिमंडल में शामिल हुए। एक बार दोस्तों हम दोबारा देख लेते हैं कि चौथे चरण में कुछ विशेष बातें हुई, यानी 30 मार्च है, इस दिन को प्रति वर्ष राजस्थान के स्थापना दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। महाराज प्रमुख का एक नया पद गठित किया गया और महाराणा भोपाल सिंह हमारे राजस्थान के एकमात्र और प्रथम महाराज प्रमुख बने। बड़े नगरों का महत्व रखने के लिए विभागों का आवंटन किया गया। उदयपुर के पास खनिज विभाग, जोधपुर के पास उच्च न्यायालय विभाग, बीकानेर के पास शिक्षा विभाग और भरतपुर के पास कृषि विभाग दिए गए। इसके अलावा हम बात करें तो नया एक पद मुख्यमंत्री का पद गठित किया गया और हमारे जो मुख्यमंत्री है इस चरण में हीरालाल शास्त्री बने। हीरालाल शास्त्री हमारे राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री है। 7 अप्रैल 1949 को मंत्रिमंडल का गठन किया। उसमें सिद्धराज ढड्डा जयपुर से, रघुवर दयाल गोयल बीकानेर से, वेदपाल त्यागी कोटा से, भूरेलाल बया और प्रेम नारायण माथुर उदयपुर से, राव राजा हनुमंत सिंह, नरसिंह कच्छावा, फूलचंद बाफना जोधपुर से इस मंत्रिमंडल में शामिल हुए। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों मैं आशा करता हूं आज का जो वीडियो आपको पसंद आएगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। इसके अलावा आपसे एक अपील है कि आपके जो भी सहयोगी है उनको भी हमारे इस डैफोडिल कोचिंग परिवार से जोड़िए। अगर आपके पास ऐसा कोई आपका साथी है उसके पास जो वर्तमान में जो सुविधा है वो नहीं है, तो आप उसको अपने पास में बुलाकर आप भी उसकी ये जो फ्री ऑनलाइन क्लासेस है इनका उसको भी फायदा है वो पहुंचाइए, यानी उसको भी अपने साथ में बिठाकर उसकी भी तैयारी है वो सुचारू रूप से जारी करें। इसके अलावा जिन बच्चों को अभी तक ये पता नहीं है कि हमारे डैफोडिल कोचिंग परिवार की तरफ से ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई है, तो उन बच्चों से भी आप बात करें और उनको भी इस डैफोडिल कोचिंग परिवार से जोड़ें ताकि उनको भी इन क्लासों का जो कुछ फायदा है वो मिल सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।